बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केमिस्ट्री क्लास 9th यूनिट 5 केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.4। ये हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड को रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी चीज़ की शिनाख्त करना, किसी चीज़ को पहचानना, ऐसी चीज़ जिसको हमने पहले से देखा हुआ है और हम उसको पहचान रहे हैं कि क्या वाकई ये वही सब्सटेंस है, इसको हम रिकॉग्नाइज कहते हैं। यहाँ हमने रिकॉग्नाइज क्या करना है, हमारे पास ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। पोटेशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, सोडियम फ्लोराइड है और सोडियम ब्रोमाइड है। इन कंपाउंड्स के अंदर हमने रिकॉग्नाइज करना है कि आयनिक बॉन्ड मौजूद है या नहीं। आयनिक बॉन्ड मौजूद है तो हमने उसको जस्टिफाई करना है कि वाकई इनके अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हम आइडेंटिफाई करें कि इन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, या कुछ क्वेश्चन जो आपके जहन में आने चाहिए और अगर आए हैं तो उनका आंसर तलाश करेंगे और उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब देखें कौन से क्वेश्चंस हैं, ये पॉइंट्स हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए। हमने रिकॉग्नाइज करना है कि कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा एलिमेंट है या एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और याद रखें, जो एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको मेटल कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको नॉन मेटल कहते हैं। अब इसके बाद ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसके लिए हमें उस एटम का एटॉमिक नंबर पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें उसके एटॉमिक नंबर का पता होगा तो फिर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें पता चल जाएगा तो फिर हम ये चेक कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो मीन हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि किसी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। और जब ये पता चल जाएगा तो फिर हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इनमें से मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास KCl, जिसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और ये कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनेगा और इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब सबसे जो पहला एटम फार्मूला के अंदर लिखा हुआ है वो K है, जो कि पोटेशियम की सिंबल है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, और ये एटॉमिक नंबर हमने पीरियोडिक टेबल से ज़बानी याद करने। और ये भी हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का वो किसको इंडिकेट कर रहा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा होता है। इट मीन्स कि जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करेंगे डिफरेंट शेल्स के अंदर, ताकि हम ये पता कर सकें, जान सकें कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कैपेसिटी अगर हमने चेक करनी है तो उसके लिए एक फार्मूला है कि किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n²। n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल को। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है तो हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2। और फर्स्ट शेल को क्या कहते हैं, K शेल कहते हैं। तो K की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल में हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। दूसरे शेल में n जब 2 पुट करेंगे और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, और 4 2s are 8। सेकंड शेल को L कहते हैं और L की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। थर्ड शेल में n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, और 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2s are 18। थर्ड शेल को M कहते हैं और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फोर्थ शेल में हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। फोर्थ शेल को n कहते हैं और n में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं,
32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये तो है डिफरेंट शेल्स के नाम और इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी। हमारे पास इस वक्त पोटेशियम एटम है जिसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखेंगे जी के शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एल में 8 आ सकते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन 19 है तो 8 आ जाएंगे। एम में 18 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कितने कमोडेट करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 18 क्यों नहीं रखे, इसलिए याद रखें कि तीसरे शेल की कैपेसिटी जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किसी भी एटम में 18 इलेक्ट्रॉन उस वक्त आएंगे जब हम फर्स्ट 2 शेल्स को फिल कर लेंगे और जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे होंगे अगर वो 18 हैं या 18 से ज़्यादा हैं फिर हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। लेकिन अगर जो 2 शेल फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं अगर वो 18 से कम है तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन ही इस शेल में फिल होंगे, और चौथा है, तीसरा है, या 5वां है, 8 शेल फिल होंगे, 18 फिल नहीं होंगे। तो अब इसमें चूंकि फर्स्ट 2 शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इसके पास 19 हैं, पीछे 9 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो कि 18 से कम है, इसलिए तीसरे शेल में भी कितने आएंगे, 8 आएंगे, और चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैलेंस शेल है, एन शेल, जिसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये बात याद रखें कि लूज या गेन का हमें कैसे पता चलेगा। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, तो याद रखें वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। और कहते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करने से चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। कितना पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन एटम लूज करेगा। पोटेशियम के पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इसके साथ जो एटम है हमारे पास वो क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, जो कि हमने पीरियोडिक टेबल से याद करना है। एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17। उसी तरह हम इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करेंगे शेल्स के अंदर। पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जिसके आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे। और गेन करने से कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2, एंड सिमिलरली अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो -3 चार्ज आएगा। अब इसके मुताबिक जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, इससे क्लियर है कि पोटेशियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये लूज कर देगा, और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम लूज करेगा क्लोरीन गेन कर लेगा, और उसके नतीजे में हमारे पास आयन्स बन जाएंगे। पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, पोटेशियम आयन बन जाएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल है। क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और इस तरह इसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि पोटेशियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से बन रहे हैं, और क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से बन रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जब ये आयन आपस में कंबाइन होंगे तो एक पोटेशियम आयन के लिए हमें 1 क्लोराइड आयन ही रिक्वायर्ड है। तो इस तरह पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं, जिसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड बनता है। और ये जस्टिफाई है कि पोटेशियम क्लोराइड के अंदर आयनिक बॉन्ड मौजूद होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर से बनता है। पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।